हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के पहले चैप्टर के बारे में, और अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि चैप्टर फर्स्ट को रिलेट करता है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के लेक्चर को। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, जो कि इसका सेकंड चैप्टर है, ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट नंबर 2। अभी इसमें अगर देखा जाए तो जैसे कि हमने पहले चैप्टर में देखा था, पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है वो 4 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो चलिए देखते हैं। एसेट सेफगार्डिंग, डेटा इंटीग्रिटी, सिस्टम इफेक्टिवनेस एंड सिस्टम इफिशिएंसी। ठीक है, अगर हम लोगों को कोई भी सिस्टम का ऑडिट करना है तो ये 4 ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने पड़ते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव ना हुए तो उस सिस्टम का ऑडिट हम कर नहीं सकते या फिर होगा नहीं। ठीक है, तो ऑडिट करते हुए हम लोगों को कुछ कंट्रोल भी वहाँ पे लगाने पड़ते हैं। अगर हम वहाँ पे कंट्रोल ना लगाए तो वो सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगी या फिर माल फंक्शन करेगी, और हम किसी नतीजे पे ऑडिट के पहुँच नहीं सकते। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे कंट्रोल अप्लाई करना पड़ता है। और ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेटअप करने के लिए हम लोगों को इंटरनल कंट्रोल जो है वो वहाँ पे अप्लाई करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल के 2 टाइप के रहते हैं। इंटरनल कंट्रोल के 2 टाइप रहते हैं, पहला है ट्रेडिशनल एंड कंप्यूटर। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ट्रेडिशनल सिस्टम में कुछ मेजर कंपोनेंट आते हैं। उसमें अगर पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो है सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ में अगर हम देखेंगे तो जैसे कि आप लोगों को पता है हर सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम रहते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के सिस्टम में हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो पहला है मैनुअल सिस्टम और दूसरा है कंप्यूटर सिस्टम। तो पहले हम मैनुअल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैनुअल सिस्टम में क्या रहता है, हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हर अलग पर्सन को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। मतलब जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हर एक अलग आदमी को हम लोगों को यहाँ पे रखना पड़ता है, डिफरेंट पर्सन फॉर डिफरेंट ड्यूटीज़, और सेपरेट पर्सन नीडेड टू डिटेक्ट एरर, प्रिवेंट इरेगुलरिटीज़। मतलब जो कि सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती होगी तो यहाँ पे हम लोगों को वो डिक्टेट करने के लिए या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे सेपरेट पर्सन को लगाना पड़ता है। और इसके अलग से अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अगर देखेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या रहता है कि एक प्रोग्राम हम लोगों ने तैयार किया हुआ रहता है, और वो प्रोग्राम को इस तरीके से हम लोग कोड करते हैं कि वो एक्चुअल में सारे के सारे जितने वो काम रहते हैं वो खुद ही कर लेता है। मतलब जैसे कि अगर हम देखेंगे और एक फाइल जो कि मतलब अगर किसी वेंडर को वहाँ पे इनवॉइस मिलता है तो उस हिसाब से जो कि अमाउंट रहती है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रेडिट हो जाती है, और जो क्रेडिट होती है वो वेंडर के हिसाब से वहाँ पे प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लगा देता है। मतलब क्या होता है, उसको वो काम करने के लिए अलग इंसान की ज़रूरत नहीं रहती है, और इसके वजह से वो जो प्रोग्राम है उसके सारे के सारे काम ऑटोमेटिकली वहाँ पे कर देता है। अगर हम मैनुअल सिस्टम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हर चीज़ के लिए मतलब इनवॉइस तैयार करने के लिए वेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, उसका रिकनसाइल करने के लिए अलग एक आदमी की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। उसके हिसाब से अगर हमको किसी को अमाउंट पे करनी है तो उसके हिसाब से हम लोगों को एक और वहाँ पे एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब मैक्सिमम जो यहाँ पे काम है वो अलग अलग आदमी को करने पड़ते हैं लेकिन मैनुअल सिस्टम में। लेकिन अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में देखेंगे तो हर एक अलग काम एक कंप्यूटर प्रोग्राम वहाँ पे खुद कर देता है, इसके लिए उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर आपको अथॉरिटी मतलब अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, जवाबदारी। अगर आपको अधिकार और जवाबदारी
दोनों यहाँ पे दिए गए हैं तो ही आप अच्छे से काम कर पाओगे, अदरवाइज़ आपसे वो जो भी काम दिया होगा वो अच्छे से नहीं होगा। मतलब क्या रहता है कि अगर आपको क्लियर अथॉरिटी और क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे दी गई है, और दोनों सिस्टम में, मैनुअल सिस्टम में भी और कंप्यूटर सिस्टम में भी, तभी आप अच्छे से काम कर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया गया है, एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे तो देखिए, वाइल एसेसिंग database multiple user have access to needed one objective to control it or else data integrity can be violated। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम क्या रहता है, एक डेटाबेस को मल्टीपल यूज़र जो एक्सेस करते हैं, वहाँ पे अगर हर आदमी को वहाँ पे एक्सेस दिया जाए तो डेटाबेस जो है, मतलब डेटा की इंटीग्रिटी वहाँ पे वायलेट हो सकती है, क्योंकि हर किसी को वहाँ पे जवाबदारी नहीं दी जाती है कि डेटा की तरफ उनको ध्यान दे, और डेटा कौन करप्ट कर सकता है, या फिर डेटा को करेक्ट कौन कर सकता है, या फिर डेटा में एरर कौन क्रिएट कर सकता है, ये यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मतलब जो भी डेटा वहाँ पे तैयार हो रहा होगा, अगर एक सिंगल यूज़र को हम लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा इंटीग्रिटी ऑफ डेटा के लिए। अगर वहाँ पे सिंगल यूज़र नहीं रहेगा और मल्टीपल यूज़र रहेंगे तो वो जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है इजीली। इसलिए हम लोगों को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देखने पड़ते हैं। ये इसेंशियल कंट्रोल है दोनों के अंदर, मैनुअल सिस्टम में भी और कंप्यूटर सिस्टम में भी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सोनेल। अभी कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सोनेल मतलब क्या रहता है, एक ऐसा आदमी, पर्सोनेल मतलब क्या है, जो आदमी सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। अभी जो सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है वो जो आदमी रहता है वो कोई भी हो सकता है। एक तो मतलब एक सिस्टम एनालिस्ट भी रह सकता है। अभी वहाँ पे जितने भी काम हो रहे होंगे तो वो काम उसको करना अच्छे से आना चाहिए। अगर वो अच्छे से काम नहीं कर सकता, मतलब क्या है, कॉम्पिटेंट, तो वो किसी काम का नहीं है। और ट्रस्टवर्दी मतलब क्या है, उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। कोई भी आदमी अगर किसी सिस्टम में काम करता है तो उस हिसाब से वो कंप्यूटर सिस्टम हो या मैनुअल सिस्टम हो, दोनों के अंदर वहाँ पे उसको अच्छे से काम करते आना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैसा रहता है, अभी अगर हम किसी ऑपरेटर के बारे में देखेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर समटाइम टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफगार्डिंग क्रिटिकल सॉफ्टवेयर एंड क्रिटिकल डेटा ड्यूरिंग बैकअप एग्जीक्यूशन। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो भी पर्सोनल वहाँ पे वो सिस्टम के ऊपर काम कर रहा होगा तो उसको उस सिस्टम के एसेट्स जो भी होंगे, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर, उसके अंदर किसी के ऊपर भी प्रॉब्लम आता होगा तो उसको वो हैंडल करते आना चाहिए, और उसके ऊपर ऐसा भरोसा होना चाहिए कि ये आदमी वो काम अच्छे से कर सकता है। ठीक है, मतलब पर्सोनल शुड बी कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी, नीडेड टू परफॉर्म वेल ट्रेन, स्किलफुल, एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मर ऑफ डिफिकल्ट टास्क। मतलब ऐसा भरोसा होना चाहिए कि अगर सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये आदमी अच्छे से काम कर सकता है, और वो अच्छे से काम करके जो भी डिफ़िकल्ट टास्क होंगे उनको कंप्लीट कर सकता है। मतलब उसके जगह कोई अगर दूसरा आदमी वहाँ पे लगा देंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, लेकिन ये कॉम्पिटेंट और ट्रस्टवर्दी जो पर्सनल होगा वो अच्छे से काम कर सकेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है यहाँ पे थर्ड पॉइंट में। बाकी नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अभी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन। अभी सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन में क्या रहता है, अभी नीचे देखेंगे हम जो पॉइंट्स आते हैं इसमें। सम टाइम मैनेजमेंट इशू 2 टाइप ऑफ ऑथराइजेशन टू एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन रहते हैं उसके लिए 2 टाइप के ऑथराइजेशन यहाँ पे दिखाई देते हैं। पहला है जनरल ऑथराइजेशन और दूसरा है स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे, जनरल ऑथराइजेशन मतलब क्या है, एक ऐसी पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए तैयार रहती है और सबको फॉलो करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं जनरल ऑथराइजेशन। और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन में क्या रहता है, एक ऐसी पॉलिसी जो हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए वहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। मतलब क्या है, स्पेसिफिक, जनरल में सब आते हैं और स्पेसिफिक में हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वहाँ पे आता है। अभी मैनुअल सिस्टम में हम क्या देखेंगे, मैनुअल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग एग्जामाइनिंग द वर्क परफॉर्मेंस, वेयर इन कंप्यूटर सिस्टम अ प्रोग्राम इज एम्बेडेड फॉर सेम। मैनुअल सिस्टम में क्या रहता है,
हर आदमी की मतलब यहाँ पे जवाबदारी रहती है कि सामने वाला जो आदमी कैसा काम कर रहा है, वहाँ पे उसका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारे के सारे काम यहाँ पे ऑडिटर के रहते हैं। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल रहता है ये सारे कामों के लिए। लेकिन एक कॉम्प्रेस सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो कॉम्प्रेस सिस्टम में प्रोग्राम को खुद ऐसे एनकोड किया जाता है या फिर एम्बेडेड किया जाता है, जो कि एक आदमी वहाँ पे जो सिस्टम के ऊपर कैसे काम कर रहा है ये खुद कंप्यूटर प्रोग्राम में वहाँ पे इनबिल्ट किया जाता है। मतलब अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो सिस्टम वो उस हिसाब से काम करेगा, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो सिस्टम उस हिसाब से रिप्लाई देगा। ये सारे के सारे पॉइंट जो है हमारे सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इन ऑर्डर एंट्री सिस्टम प्राइस लिस्ट इज ऑलरेडी असाइंड टू बी चार्ज पर कस्टमर। मतलब एक प्रोग्राम में जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर एक ऑर्डर सिस्टम में हम लोगों ने एक प्राइस लिस्ट एंटर कर दी है तो उसी हिसाब से पर कस्टमर को यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है, ना कि हर कस्टमर को अलग अलग चार्ज किया जा सकता है वो प्राइस लिस्ट के हिसाब से। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में आता है इसमें, इट्स नॉट ईजी टू डिटरमाइन व्हाट डेटा यूजर एसेसिंग व्हेन दे प्रोवाइडेड विद द जनरल रिट्रीवल लैंग्वेज। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो किसी एक इंसान के लिए मतलब इतना इजी नहीं रहता कि कोई आदमी वहाँ पे कौन सी डेटा एक्सेस कर रहा है, और इस हिसाब से वहाँ पे हम लोग सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन में प्रोग्राम को ही कोड कर सकते हैं कि कौन सा इंसान वहाँ पे कौन सी डेटा को यूज़ करेगा। अगर वहाँ पे हम लोग अगर ऐसी कंट्रोल सिस्टम वहाँ पे अगर ना लगाए तो कोई भी इंसान कोई भी डेटा वहाँ पे यूज़ कर सकता है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब क्या रहता है, कोई सिस्टम को वहाँ पे यूज़ करने के लिए वहाँ पे अथॉरिटी रहती है, मतलब डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ पे अथॉरिटी मिल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। जैसे कि हम लोगों को पता है, अगर किसी भी सिस्टम का ऑडिट करना है, सिस्टम के अलावा अगर फाइनेंशियल ऑडिट भी करेंगे तो हम लोगों को क्या होता है, वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उन सब का रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना रहे तो कोई भी ऑडिट की एक्टिविटी जो है वो ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए मैनुअल सिस्टम में और कंप्यूटर सिस्टम में दोनों में ही हम लोगों को डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैनुअल सिस्टम में हम लोगों को ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं ऑडिट की एक्टिविटी के लिए। और कंप्यूटर सिस्टम में अगर देखेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम में जो कि सपोर्ट रहता है सॉफ्टवेयर का, और सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो रहते हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में हम लोगों को ईजिली ये जितने भी रहते हैं ट्रांजैक्शन वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जैसे कि हम लोग एक ऑनलाइन ऑर्डर एंट्री सिस्टम देखते हैं, तो जैसे कि एक कस्टमर वहाँ पे कॉल करता है टेलीफोन से, वो ऑर्डर करता है कुछ, तो ऑटोमेटिकली वो जो ऑर्डर है वो सिस्टम के अंदर प्लेस की जाती है। उसके ज़रिए क्या होता है कि जो कस्टमर ने वहाँ पे ऑर्डर की गई है तो वो ऑर्डर कौन सी चीज़ की है, कौन से प्रोडक्ट की है, उसका एड्रेस क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एक और पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, एन इन्वेंटरी प्रोग्राम इनिशिएट परचेस ऑर्डर व्हेन इन्वेंटरी लेवल गोज बिलो एट सेट अमाउंट। मतलब एक इन्वेंटरी प्रोग्राम है जिसको ऐसे कोड किया गया है कि अगर एक सेट अमाउंट के नीचे अगर इन्वेंटरी लेवल चली जाती है तो वो ऑटोमेटिकली परचेस ऑर्डर इनिशिएट कर देता है। मतलब वहाँ पे किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो जाके इन्वेंटरी चेक करे खुद होके और प्रोग्राम के अंदर परचेस ऑर्डर इनिशिएट करे। प्रोग्राम खुद ये सब काम कर देता है। ठीक है, और प्रोग्राम की वजह से हम लोग मतलब कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डिपेंड बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे फिजिकल कंट्रोल मतलब क्या रहता है, जो भी एसेट्स एंड रिकॉर्ड रहते हैं ये बहुत ही क्रिटिकल रहते हैं, बोथ मतलब मैनुअल सिस्टम में भी और कंप्यूटर सिस्टम में भी। अभी एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक आदमी यहाँ पे अगर फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है तो जैसे कि मैनुअल सिस्टम में क्या रहता है, मैनुअल सिस्टम में जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं कंप्यूटर के वो अलग अलग लोकेशन पे रखे जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में क्या रहता है,
ये सारे जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो एक सिंगल साइट के ऊपर यहाँ पे रखे जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी फ्रॉड करना रहता है वो उसको किसी भी लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक साइट के ऊपर ही, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में एक ही साइट के ऊपर वो फ्रॉड कर सकता है। एक सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, फायर डैट डिस्ट्रॉय अ कंप्यूटर रूम। मतलब यहाँ पे अगर आग की वजह से कोई कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई तो उसके ऊपर कोई भी फिजिकल कंट्रोल नहीं रह सकता और इंटरनल कंट्रोल तो हो भी ही नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है अगर फायर के अंडर कंप्यूटर रूम पूरी की पूरी जल गई तो उस हिसाब से हमारा जितना भी डेटा रहता है वो लॉस हो जाता है, और जो मेजर मास्टर फाइल रहती है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी सारी की सारी लॉस्ट हो जाती है। इसके वजह से हम लोगों को फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड रिकॉर्ड यहाँ पे रखना ही पड़ता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे, एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन। अभी एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन क्या रहता है, जैसे कि मैनुअल सिस्टम में हम लोग देखते हैं सुपरविजन जो रहता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। मतलब क्या रहता है, मैनेजर और डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ एक ही फिजिकल लोकेशन पे यहाँ पे काम करते हैं, तो एक ही फिजिकल लोकेशन पे काम करते हैं, इसके वजह से वो एक दूसरे के ऊपर वहाँ पे नज़र रख सकते हैं और अच्छे से वहाँ पे काम कर सकते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम के अगर देखेंगे तो जैसा कि डाटा कम्युनिकेशन होता रहता है, वहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन की फैसिलिटी रहती है, तो एम्प्लॉय क्या रहता है, कस्टमर के करीब ज़्यादातर करीब रहने का वहाँ पे काम करता है, और उस हिसाब से वहाँ पे एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन दोनों के अंदर, मतलब पहले पॉइंट में देखेंगे तो पहले पॉइंट में मैनेजर और एम्प्लॉयज़, और दूसरे पॉइंट में क्या आया है, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर। मतलब एक दूसरे के करीब जितना ज़्यादा वहाँ पे कम्युनिकेशन होता है वो उतने ज़्यादा क्लोज आते हैं और वहाँ पे उतना ज़्यादा सुपरविजन वहाँ पे हो सकता है। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं, अगर वो किसी अलग लोकेशन पे काम करते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे कुछ कंट्रोल वहाँ पे बिल्ड किए जाते हैं जिससे वो आदमी का सुपरविजन ईजिली हो सकता है। मतलब उसको वहाँ पे एक MIS मेंटेन करना पड़ता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो कंप्यूटर सिस्टम में इनबिल्ट किए जाते हैं और उस हिसाब से उसको सुपरवाइज किया जाता है। मतलब उसको जो भी काम करना होगा वो वहाँ पे उसको सिस्टम बताती है। मैनुअल सिस्टम के अंदर उसको क्या रहता है, मैनेजर उसको बताएगा कि उसको क्या काम करना है, और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या रहता है कि कंप्यूटर सिस्टम उसको बताता है कि उसको क्या काम करने का है। ये दोनों के अंदर यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 नंबर का पॉइंट। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट चेक्स ऑन परफॉर्मेंस। अभी इंडिपेंडेंट चेक्स मतलब क्या रहता है, यहाँ पे जो भी आदमी, पहला हम लोग देखेंगे मैनुअल सिस्टम। मैनुअल सिस्टम के अंदर अगर देखेंगे तो मैनुअल सिस्टम में जो भी आदमी यहाँ पे काम करते हैं, आदमी मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली जो कि प्रोसीजर रहती है काम करने की वो भूल जाया करते हैं, मिस्टेक बनाते हैं वहाँ पे, या फिर केयरलेस हो जाते हैं, या फिर कुछ जो आदमी रहते हैं वो इंटेंशनली ऐसे काम करते हैं। तो उसकी वजह से क्या रहता है, वहाँ पे जो काम करना है उनको वो पता नहीं रहता, और इसकी वजह से उनको बार बार बताया जाता है या फिर बार बार उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में क्या रहता है, कंप्यूटर सिस्टम में अगर देखेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, एक प्रोसीजर वहाँ पे बना के सामने वाले एम्प्लॉयज़ के सिस्टम के अंदर उस हिसाब से उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब वो आदमी को बताता है कि उसको कैसे काम करना है, और कंप्यूटर सिस्टम एक्यूरेट और कंप्लीट रहती है, उस हिसाब से उसको अपने परफॉर्मेंस के ऊपर ऑटोमेटिकली चेक्स वहाँ पे लगाया जाता है। मतलब एक प्रोग्राम ऐसे काम करता है कि वहाँ पे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मतलब मैनुअल सिस्टम के अंदर इंसान खुद होके वहाँ पे फेल हो सकता है या फिर केयरलेस होके मिस्टेक कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऐसा कोई भी इंसान यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर ऐसा बता के वहाँ पे काम रोक नहीं सकता। मतलब उसको जैसे बोला गया है वैसे ही वो काम करेगा। ठीक है, जिस टाइम पे मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है उस टाइम पे वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वहाँ पे प्रॉब्लम कंप्यूटर सिस्टम में नहीं रहते हैं। इसलिए इंडिपेंडेंट चेक्स ऑन परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली मैनुअल सिस्टम में भी और कंप्यूटर सिस्टम में भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयरिंग रिकॉर्डेड अकाउंटेबिलिटी विद एसेट्स। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे जो भी एसेट्स मतलब यहाँ पे रहते हैं मैक्सिमम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पर्सोनल,
अभी यहाँ पे क्या होता है, जितने भी एसेट्स रहते हैं, जो भी अवेलेबल रहते हैं रिसोर्सेज, पास्ट टाइम में, फ्यूचर टाइम में अवेलेबल होने वाले हैं या फिर अवेलेबल करने पड़ेंगे, उस हिसाब से हम लोगों को मेंटेन करने पड़ते हैं। मतलब उसका कंप्लीट अकाउंटिंग वहाँ पे करना पड़ता है। एसेट्स कौन कौन से रहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सोनल। तो उस हिसाब से हम लोगों को ऑडिट करना पड़ता है। और ऑडिट का पर्पस क्या रहता है कि एक्चुअल में ये रिकॉर्ड हम लोगों को फ्यूचर और पास्ट पर्पस के हिसाब से यहाँ पे तैयार करने पड़ते हैं। मतलब अभी कितने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है, या फिर फ्यूचर में हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ने वाली है सॉफ्टवेयर की, पर्सोनल की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, कितनी, और पिछले पास्ट में हम लोगों को या फिर हम लोगों के पास कितने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पर्सनल अवेलेबल थे, उस हिसाब से हम लोगों को इसकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट हो गए हैं, ये हमारे अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम के ओवरव्यू के सेकेंड चैप्टर के अंडर में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आप लोगों को मतलब लगता है मेरे लेक्चर देख के, वो आप सब लोग मुझे बता सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा वो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपके बाकी दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।